हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण के बारे में एवं आदर्श राज्य के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा कि अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार क्या है। अरस्तु के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष उसकी क्रांति संबंधी अवधारणा है। क्रांति अरस्तु का कहना है कि किसी भी संविधान में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन क्रांति होती है। यानी कि किसी भी संविधान में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन क्रांति होती है। किसी भी शासन प्रणाली में परिवर्तन हो जाए वह क्रांति है। वह भले ही आंशिक रूप से हो, थोड़ी बहुत ही हो, लेकिन वह क्रांति होती है। अरस्तु का ऐसा कहना है। वह कहता है कि संविधान में परिवर्तन करने के लिए क्रांतियां जो होती हैं वह सशक्त साधन होती हैं और विद्रोहपूर्ण साधन होती हैं। यानी कि और इसके अलावा शांतिपूर्ण साधन भी होती हैं। क्रांति हम शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से क्रांति कर सकते हैं। जैसे मत पत्रों की क्रांति, हम अपना मत देकर सत्ता बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, या हिंसा के द्वारा भी सरकार बदल सकते हैं। तो क्रांतियां जो होती हैं सत्ता परिवर्तन का एक साधन होती हैं। हम जब चाहे तब क्रांतियों के माध्यम से सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, शासन परिवर्तित कर सकते हैं, वहाँ के संवैधानिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो अरस्तु कहता है कि क्रांति के माध्यम से सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं और वह क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख करता है। वह क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख करता है। क्रांति के क्रांति के 3 कारण हैं। पहला है मूल कारण, दूसरा है सामान्य कारण, और तीसरा है विशेष कारण। वह 3 कारणों का उल्लेख करता है। क्रांति के मूल कारण, सामान्य कारण और विशेष कारणों का उल्लेख करता है। तो आइए देखते हैं क्रांति के मूल कारण क्या होते हैं, यानी कि क्रांतियों का मूल कारण क्या होता है। अरस्तु कहता है कि प्रजातंत्र में क्रांति होने का मूल कारण जो होता है समानता होती है। सभी लोग समान होने के इच्छुक होते हैं, इसलिए प्रजातंत्र में क्रांतियां होती हैं। यानी कि प्रजातंत्र में क्रांतियों का मूल कारण समानता में निहित होता है और समान होने की भावना से वशीभूत होकर जब बहुसंख्यक वर्ग क्रांति करता है तो उसको हम प्रजातंत्री शासन, जब बहुसंख्यक वर्ग क्रांति करता है तो उस समय प्रजातंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। प्रजातंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना होती है और उसमें सभी लोग भागीदार होते हैं। सभी लोग समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं, सभी लोग समान होते हैं, इसलिए सभी लोग प्रजातंत्री शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। वहीं वह धनिक तंत्र में क्रांति जो होती है, धनिक तंत्र में क्रांति जो होती है वह धन के कारण होती है। यानी कि कुछ धनी वर्ग जो होता है वह अपने को समाज में सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, सर्वोच्च समझने लगता है। यानी कि उसमें धनी होने की भावना विद्यमान रहती है, असमान होने की भावना विद्यमान होती है। इसलिए ये जो धनिक वर्ग मिलकर क्रांति कर देते हैं और सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ये धनिक वर्ग स्थापित कर लेते हैं। तो वह कहता है कि क्रांतियों का मूल जो कारण होता है वह सब लोगों की संपत्ति होती है और राजनीतिक योग्यता होती है और नागरिकों के विभिन्न बीच में जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है वह राजनीतिक शक्ति होती है। यानी क्रांतियों का जो मूल कारण होता है वह क्या होता है, संपत्ति होती है, वह समानता होती है और राजनीतिक शक्ति होती है। इन्हीं के कारण राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लोग क्रांति करते रहते हैं। तो अरस्तु कहता है कि सभी व्यक्तियों को अवसरों और अधिकारों की समानता मिलनी चाहिए। यानी कि सभी लोगों को अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, अवसर की समानता मिलनी चाहिए और अधिकारों की समानता मिलनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। अतः क्रांतियां जो होती हैं व्यक्ति के नैसर्गिक इच्छा का परिणाम होती हैं। यानी क्रांतियां व्यक्ति के स्वाभाविक इच्छा का परिणाम होती हैं। सभी लोग अवसर पाना चाहते हैं, सभी लोग समान होना चाहते हैं, इसलिए क्रांति करते हैं। अरस्तु कहता है कि मध्यम
तंत्र शासन प्रणाली यानी कि पोलिटी, अरस्तु कहता है कि मध्यम तंत्र शासन प्रणाली यानी कि पोलिटी जो होती है, इसमें क्रांतियों की संभावना कम होती है। पोलिटी में क्रांतियों की संभावना कम होती है। पोलिटी में क्रांतियों की संभावना कम होती है क्योंकि इसमें दोनों वर्गों के लोग रहते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, यानी कि धनिक और निर्धन वर्गों का दोनों का गुण विद्यमान रहता है मध्यम वर्ग में। इसलिए मध्यम वर्ग में क्रांतियां नहीं होती रहती हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग जहां धनिकों के हितों का ध्यान रखता है वहीं निर्धनों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखता है। मध्यम वर्ग ऐसी सर्वोत्तम शासन प्रणाली है जो दोनों के बीच समन्वित कार्य करता है, दोनों का समन्वय करता है, अमीर वर्ग के हितों के बीच और गरीब यानी कि निर्धन वर्ग के हितों के बीच समन्वय का कार्य करता है। तो अरस्तु कहता है कि मध्यम वर्ग तंत्र में क्रांतियों की संभावना कम रहती है। इस प्रकार समानता की जो भावना होती है वही क्रांति का कारण होती है। सभी लोग समान होने चाहते हैं, इसलिए समानता की भावना के कारण लोग क्रांति करते हैं। आइए देखते हैं अब क्रांतियों का सामान्य कारण क्या है। क्रांतियों के सामान्य कारण में अरस्तु कई तत्वों का उल्लेख करता है। वह कहता है कि क्रांतियों का जो सामान्य कारण होता है वो शासकों की धृष्टता व लालसा का परिणाम होता है। यानी कि कुछ शासक जो होते हैं धृष्ट हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और धृष्टता और लालच में आकर वह सत्ता के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। यानी कि जब शासक वर्ग धृष्टतावश जनहित की उपेक्षा करने लगता है और स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति कर देती है। शासक वर्ग जो दुष्ट हो जाता है और वो स्वार्थी हो जाता है तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति कर देती है। दूसरा, भय। क्रांतियों का एक कारण भय भी होता है। जब कोई समूह या कोई व्यक्ति गलती कर लेता है, तो उन्हें दंड का भय सताने लगता है और दंड से बचने के लिए वह क्रांति कर देते हैं। जैसे कि राजतंत्र के विरुद्ध जो क्रांति होती है उसमें कुछ मंत्री कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। मंत्री जो होते हैं वह उनको डर यह सताने लगता है कहीं राजा उसको दंड न दे दे, इसलिए मंत्री राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं और उस राजा को गद्दी से उतार कर या उसकी हत्या कर देते हैं या गद्दी से उतार देते हैं या राजा को भगा देते हैं, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को राजा बनाते हैं। तो इस तरह से डर के कारण भी क्रांतियां होती रहती हैं। यानी कि अपनी गलती को छुपाने के लिए लोग दूसरों को सत्ता से हटाने लगते हैं, यानी कि दूसरों को अपने रास्ते से हटाने लगते हैं कि वह दंड से बच सके। तो भय भी क्रांति का एक कारण होता है। तीसरा अरस्तु कहता है कि राज्य के किसी भाग में जब अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी कि राज्य में अनुपात से अधिक वृद्धि होना, अरस्तु कहता है कि जब राज्य के अंतर्गत अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी कि राज्य के किसी भाग में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, तो इस आधार पर क्रांति होने लगती है। यानी कि कुछ प्रदेशों के कुछ भाग में कुछ वर्ग या जातियों की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है तो वह प्रत्येक प्रदेश या स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। इसलिए अरस्तु कहता है कि शासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के किसी अंग या प्रदेश के भूभाग में या प्रदेश में आवश्यकता से अधिक वृद्धि न हो, वृद्धियों को रोकना चाहिए। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि देश में जब विभिन्न राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं, पृथकवादी आंदोलन चलता है, अलगाववादी आंदोलन चलता है, वह स्वायत्तता की मांग करते हैं या स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो जब राज्य के किसी भूभाग में अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाती है तो क्रांति होने का डर उत्पन्न हो जाता है, लोगों को क्रांति की आशंका उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, द्वेष भावना। अरस्तु कहता है कि द्वेष भावना भी क्रांति का मूल कारण होता है। शासक वर्ग में आपस में जब द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं और जिससे क्रांति होती रहती है। अन्य कारणों में वह कहता है
कि जब राज्य में अत्यधिक समानता उत्पन्न हो जाती है, जब राज्य में अत्यधिक समानता उत्पन्न हो जाती है तो भी क्रांति की प्रबल संभावना होती है, क्रांति की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, जब लोग चुनाव में बाहुबल का प्रयोग करने लगते हैं, धन बल का प्रयोग करने लगते हैं, एक दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचने लगते हैं, तो इस प्रकार क्रांति होती है, उसके विरुद्ध क्रांति होती है। वहीं जातियों की विभिन्नताएं होती हैं, घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराएं, सम्मान की लालसा, विदेशियों की आने की खुली छूट देना, ये सब क्रांतियों का ही कारण है। जैसे भारत में क्रांति क्यों होती है? विदेशी ताकतों के विरुद्ध होती है। जब विदेशी ताकतें भारत में आती हैं और भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती हैं तो भारत में क्रांति हो जाती है, यानी कि 1857 की क्रांति। और इसी तरह से गांधी के नेतृत्व में विभिन्न क्रांतियां होती हैं। तो इस तरह से अरस्तू कहता है कि क्रांति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यह क्रांति के सामान्य कारण है। आइए आप चलते हैं क्रांति के विशेष कारण। विशेष कारण क्या होते हैं क्रांतियों के? अरस्तू ने विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में विशिष्ट प्रकार की क्रांतियों का वर्णन किया है, यानी कि उसने विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों की छानबीन की है और उस छानबीन के आधार पर वह विभिन्न कारणों को खोजा है कि विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांतियां क्यों होती हैं। इसीलिए शेबाइन कहते हैं कि प्रत्येक पन्ने पर इस बात की छाप है कि अरस्तू की राजनीतिक दृष्टि कितनी पैनी थी। शेबाइन कहते हैं कि प्रत्येक पन्ने पर इस बात की छाप है कि अरस्तू की दृष्टि कितनी पैनी थी और यूनानी शासन के बारे में उसकी कितनी गहरी जानकारी थी कि उसने इन विभिन्न क्रांतियों के कारणों की छानबीन की है और उनका विश्लेषण किया है और हमें अवगत कराया है। वह कहता है कि अरस्तू क्रांतियों के विशेष कारण में कहता है प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है। प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है? वह कहता है प्रजातंत्र में क्रांति का मुख्य कारण वाग्वीरों की क्रियाएं होती हैं। वाग्वीरों की क्रियाएं होती है प्रजातंत्र में क्रांति। इसमें मुख्य कारण क्या होता है? वाग्वीर क्रांति, यानी कि भाषणबाज, जिसको हम कहते हैं भाषणबाज। यह जो भाषणबाज होते हैं यह लोगों को भड़काते हैं, शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं, शासन की नीतियों के विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं और जिससे प्रभावित होकर नागरिक जो होते हैं वो सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। जैसे हम चुनाव के समय देख सकते हैं, चुनाव के समय विभिन्न पार्टियां जो होती हैं चुनाव लड़ती हैं और एक दूसरे के विरुद्ध भड़काती हैं, सत्ता पक्ष के विरुद्ध भड़काती हैं। तो सत्ता पक्ष के विरुद्ध जब भड़काती हैं तो जब जनता के मन में ये बात बैठ जाती है कि अमुक सत्ता जनहित की ध्यान नहीं रख रही है या जनहित की उपेक्षा कर रही है, तो वह उस सत्ता को हटाकर किसी दूसरे पार्टी या दूसरे व्यक्ति को सत्ता सौंप देते हैं। तो इस तरह से जो प्रजातंत्र में क्रांति होती है उसका मुख्य कारण भाषणबाजी होता है, वाग्वीरों की चाल होती है, वाग्वीरों का षड्यंत्र होता है। अब धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है? धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है? वह कहता है कि जब धनिक वर्ग जनता के विरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार करता रहता है, यानी कि जब धनिक वर्ग जनता का अत्यधिक शोषण करता रहता है, जनता के विरुद्ध अन्याय करता रहता है, तो धनिक वर्ग में विभिन्न दलबंदियां हो जाती हैं। तो धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति हो जाती है, यानी कि धनिक वर्ग में विभिन्न दलबंदियां हो जाती हैं और धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति हो जाती है। और यह धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति कौन करता है? गरीब वर्ग करता है, निर्धन वर्ग करता है। जैसे हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो मार्क्स ने क्रांतियों का मुख्य कारण क्या बताया है? शोषण को बताया। वह कहता है कि जब पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि श्रमिक वर्ग पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं और अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो जब धनिक वर्ग जनता का अत्यधिक शोषण करते रहते हैं, जैसे सामंत के विरुद्ध क्रांति होती है, राजा के विरुद्ध क्रांति होती है, जमींदारों के विरुद्ध क्रांति होती है, ये जो धनिक वर्ग होते हैं समाज के, ये समाज के विभिन्न वर्गों का जब शोषण करने लगते हैं तो उनके विरुद्ध जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है और वह उनके विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है? राजतंत्र में क्रांति, अरस्तू कहता है कि जब राजा निरंकुश बन जाता है, जनहित की उपेक्षा करने लगता है, जनता का कल्याण नहीं करता है, लोगों की भलाई नहीं करता है, लोगों की दया का कार्य नहीं करता, परोपकार का कार्य नहीं करता है, तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति कर देती है। उसके विरुद्ध क्रांति करके किसी दूसरे व्यक्ति को राजा के पद पर आसीन करती है। या फिर कुछ राजतंत्र के या फिर राज्य के कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोभी होते हैं जो कि
दूसरे राज्य में भी जाकर मिल जाते हैं और दूसरे राज्य की सेना के द्वारा आक्रमण हो जाता है और इस तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यानी कि पड़ोसी राज्यों की तोड़फोड़ की कार्रवाई और प्रभाव से राजतंत्रों में क्रांतियां होती रहती हैं। यानी कि पड़ोसी राज्यों की कार्रवाई और तोड़फोड़ से राजतंत्रों में क्रांतियां होती रहती हैं। लोगों में असमानता की भावना व्याप्त हो जाती है, राजा के प्रति घृणा की भावना व्याप्त हो जाती है, भय की भावना व्याप्त हो जाती है, लोगों को यश पाने की लालसा हो जाती है। इन विभिन्न कारणों से राजतंत्र में क्रांतियां होती रहती हैं। राजतंत्र में राजा को लोग परिच्युत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आंतरिक कलह, राजतंत्र में क्रांति का कारण क्या होता है? आंतरिक कलह होती है और शासक वर्ग में असंतोष होता है एवं घृणा की वृद्धि के कारण भी क्रांतियां और शासक वर्ग के विरुद्ध असंतोष और घृणा के कारण भी क्रांतियां होती रहती हैं। जैसे कि 2011 से विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई। ट्यूनीशिया की क्रांति, लीबिया की क्रांति, मिस्र की क्रांति, अरब क्रांति। वहीं 2002 में देखते हैं कि नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, राजतंत्र से वह गणतंत्री शासन व्यवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह की भावना जब फैल जाती है, असंतोष की भावना फैल जाती है, घृणा की भावना फैल जाती है, तो राजा के विरुद्ध क्रांति होती है। अब अरस्तु क्रांति को रोकने के उपाय भी बताता है कि हम क्रांति को कैसे रोक सकते हैं। हम देखते हैं कि अरस्तु ने क्रांतियों के 3 कारणों का उल्लेख किया है: मूल कारण का, सामान्य कारण का और विशेष कारण का। क्रांतियां क्यों होती हैं, क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है, इसका भी उल्लेख अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में किया है। अरस्तु कहता है कि क्रांतियों को रोकने के लिए सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि संविधान के प्रति आस्था उत्पन्न होना चाहिए। संविधान के प्रति नागरिकों में आस्था उत्पन्न करना चाहिए। संविधान के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न करना चाहिए और शासक वर्ग को नागरिकों में भय को बनाए रखना चाहिए। ऐसा लगे कि पड़ोसी राज्य बस आक्रमण करने ही वाला है। और फिर वह दूसरा कहता है कि लोगों के अंदर भय बनाए रखना चाहिए। भय बनाए रखना चाहिए, भय लोगों के अंदर बनाए रखना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि पड़ोसी राज्य आक्रमण करने वाला है। तो इसलिए उनका ध्यान राजा के दुष्कार्यों की तरफ नहीं जा पाएगा, सत्ता के दुष्कार्यों की तरफ नहीं जा पाएगा और लोग शांत बैठे रहेंगे और लोग राजा का सहयोग करेंगे या शासक का सहयोग करेंगे या सत्ता पक्ष का सहयोग करेंगे। जैसे कि अभी सरकार आपातकालीन की घोषणा कर दे, तो हम देखते हैं कि जो आपातकाल की घोषणा हुई 1971 से लेके 1977 तक, यानी कि 7 साल तक इंदिरा गांधी के हाथों में सत्ता रही। तो लोगों में भय का माहौल बनाए रखना चाहिए कि पड़ोसी राज्य आक्रमण करने वाला है, या आपातकाल का भय लोगों के अंदर बनाए रखना चाहिए और इससे लोग शांत मुद्रा में बैठे रहेंगे और क्रांति की संभावना कम हो जाएगी। वह कहता है कि राज्य को या राजा को या शासक को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। समय समय पर राजा को या शासक को अपने अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि जनता में कितना कार्य किया गया है, अभी कार्य का परिणाम कितना है, कितना कार्य पूरा किया गया है, कितना कार्य बाकी है। तो इस तरह से विभिन्न कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक खर्चों को समय समय पर लेखांकन और अंकेक्षण करते रहना चाहिए। यानी कि जो सार्वजनिक खर्चे हैं, जो पब्लिक अकाउंट है, उस पब्लिक अकाउंट से जो खर्च किए जा रहे हैं उनका समय समय पर लेखांकन करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट, लेखांकन और अंकेक्षण का मतलब ऑडिट किया जाना चाहिए। अरस्तु कहता है कि शासक वर्ग को सदैव मध्य मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए। शासक वर्ग को सदैव मध्य मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए। किसी भी एक राजनीतिक सिद्धांत पर जोर नहीं देना चाहिए, कोई एक कॉन्सेप्ट बनाकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। यानी कि अरस्तु कहता है कि शासक वर्ग को जनता के साथ समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। जनता की अधिकांश इच्छाओं की पूर्ति किया जाना चाहिए। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को भी राजा के द्वारा या शासक के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तो इस तरह से जनता में शासक के विरुद्ध असंतोष कम होता है और क्रांति की संभावना कम हो जाती है। तो ये रहा अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों से अवगत कराया।
मेरा अगला वीडियो जो होगा वह अब सिसरो पे होगा। मैंने आपको प्लेटो पढ़ा दिया, अरस्तु पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा सिसरो पर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।